बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट रात गए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का इमरान खान के खिलाफ प्लान बी कामयाब। इमरान खान का बहुत बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी मुस्तरद कर दी और सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह को भी ख़तरनाक जवाब। रात गए सूरत हाल अचानक तब्दील और इस वक्त नून लीग की सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी। इरफान सदीकी जो कि नून लीग के इंतहाई जो है वो अहम तरीन रहनुमा नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, मुसलसल चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं मुज़ाकरात की दावत। अंदाज़ा हो चुका है उन्हें इस बात का कि बहरहाल इमरान खान ने जेल से बाहर आना है, अवामी तहरीक की क़यादत करनी है और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस होगी, नेशनल मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा और अगर ऐसा ना हो सका तो मुल्क नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा। और उससे पहले नून लीग चाहती है, कोशिश में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश की जाए। बदलती हुई सूरत हाल के अंदर जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन में जो है वो जो प्रोपेगेंडा कंपेन है उसके अंदर हो गया है इजाफा। नून लीग का सोशल मीडिया सेल, मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल मुसलसल उन जजेस के ख़िलाफ़ जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए डट कर खड़े हो गए हैं, जिन्होंने इनकार कर दिया है कि अब मज़ीद गैर आइनी और गैर कानूनी सज़ाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, रहनुमाओं को या इमरान खान को नहीं दी जाएंगी। उनकी जानिब से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर सोशल मीडिया पर ऐसे जजेस के खिलाफ गंदी और घटिया कंपेन शुरू कर दी गई है। जस्टिस बाबर कभी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहे। सोशल मीडिया मुहिम बदनीति पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो घटिया और गलीज मुहिम चलाई जा रही थी उसको झूठा और बदनीति पर मबनी करार दिया है। जारी एलामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बताता है कि खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया। पोस्ट में मुअज़्ज़ज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात, निजी मालूमात बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ फैलाई जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा गया था और हमेशा से वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मनफी करने की बात करते हैं और जो दबाव आता है अदलिया के ऊपर उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। और आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं कि किस तरह से और क्यों कर जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ ये कंपेन चलाई जा रही है। एलामिया में यह भी कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत कभी नहीं रही। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर जो है पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की और उन्होंने अमरीकी लॉ फर्म के साथ भी काम किया। एलामिया में कहा गया कि अमरीका में जस्टिस बाबर सत्तार को गैर मामूली सलाहियतों पर मुस्तकिल शहरियत यानी ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमरीका से पाकिस्तान आए और तब से वो पाकिस्तान ही में मुकीम हैं और उनकी अहलिया और उनके बच्चे पाकिस्तान और अमरीका दोनों की दोहरी शहरियत रखते हैं। अहलिया और बच्चे 2021 तक अमरीका में मुकीम रहे। जस्टिस बाबर सत्तार के अहल खाना 2021 में उनके जज मुकर्रर होने पर वतन वापस लौटे, अब इस्लामाबाद के अंदर मुकीम है और अपनी तकर्री जब उनकी हुई थी तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस वक्त भी अपनी अमरीकी शहरियत से मुतालिक जो है वो आगाह कर दिया था। और इस किस्म की तफसीलात वाज़ेह अंदाज में ये बताती हैं कि अब निशाना बनाया जा रहा है जस्टिस बाबर सत्तार को। मकसद क्या है इन तमाम तर चीज़ों का? वही इससे पहले भी माजी के अंदर भी इस किस्म के ट्रेंड्स हमने देखे और अब एक मर्तबा फिर इस किस्म का ट्रेंड जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़। मकसद क्या है कि जनाब जज साहिबान ने इस वक्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जिसमें नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इंतहाई हैरान कुन, जिसमें अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ ये है कि जनाब जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ और जज के घर से खुफिया कैमरे निकलने के मामले पर भी अहम तरीन हक़ाइक़ आ चुके हैं सामने। आज ज़राए ने इस बात का दावा किया कि PDM हुकूमत को 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक 1 साल कबल ही
عدلیہ میں بیرونی مداخلت کا علم تھا، مگر حکومت نے ججز کی شکایت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 1 سال پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اب تو پی ڈی ایم 2 کی ہے، 1 سال پہلے پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، اور اس وقت معزز جج صاحبان نے آگاہ کیا تھا کس کو؟ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل عثمان منصور ایوان، جو کہ دونوں نواز شریف اور مریم نواز کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دونوں حکومتی ارکان نے بظاہر حیرانی کا استعمال جو ہے وہ حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل برداشت قرار دیا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز نے خط کے اندر جو دعوے کیے اور حکومتی ارکان کو جو کچھ بتایا وہ سب بیان حلفی کی صورت بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بیان حلفی دینا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بیان حلفی لے لیں، سپریم کورٹ بیان حلفی لے لے، سپریم جوڈیشل کونسل بیان حلفی لے لے، وہ یہ بیان حلفی دینا چاہتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ججز کے اوپر دباؤ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ہے، عدالتوں کے اوپر دباؤ ہے، اور گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے وہ دباؤ کا نتیجہ تھے، لیکن اب کسی قسم کا کوئی دباؤ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر عرفان صدیقی صاحب کا پہلے بیان آیا، اور بلکہ پہلے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کا آئی ایم ایف کے پاس جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے سے گروتھ رک جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، اور جناب آئی ایم ایف آپ کو زندہ رکھتا ہے، لیکن کس طرح سے وینٹیلیٹر کے اوپر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی قسم کا کوئی بجٹ میں ریلیف ملے گا؟ ہم کیا ریلیف کرتے ہیں؟ آٹا اس نے گھٹیا طریقے سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں 40% چوری ہوتی ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاسی معاملات کو درست نہیں کریں گے تو معاشی معاملات کسی طور پر درست نہیں ہوں گے۔ خام خیالی میں نہ رہیں، تمام تر چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہم چیزوں سے بے نیاز ہو کر دعوت کرتے ہیں، ان دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، موجودہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ریوڑیوں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہیں، اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنوں ہی کو دے۔ شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے، تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، فوری طور پر ان کی تعیناتی ہوگی۔ ملک کی تاریخ میں دوسرے ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے، اور آئین اور قانون کے اندر گنجائش ہے کہ نہیں، اس پر اکثریتی رائے یہ ہے کہ اس قسم کا عہدہ ماضی میں بھی تخلیق کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پرویز علائی کے لیے۔ انہیں جب ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تو نون لیگ اس وقت بڑا شور کیا کرتی تھی، بڑا مذاق اڑایا کرتی تھی نون لیگ، لیکن اب وہ ایک بار پھر اسحاق ڈار کو خود بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ جو خود جس بات کے اوپر تنقید کرتے تھے، تھوک کر اب تمام تر چیزیں چاٹ رہے ہیں۔ اور ڈپٹی وزیر اعظم کس نے بنایا ہے اسحاق ڈار کو، اچھی طرح سے آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ وہ جو بنانے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر معاملات ان کے ہاتھ کے اندر رہیں۔ اب انہیں شہباز شریف کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے، وزیر خزانہ ان کی مرضی کا، وزیر داخلہ ان کی مرضی کا، وزیر خارجہ ان کی مرضی کا، اور اب آخر کار ڈپٹی وزیر اعظم بھی ان کی مرضی کا۔ معاملات کو کون چلا رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں بتائے کہ وہ چاہتی کیا ہے، انہیں این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں بات کرنے کے لیے، اور بات کرنے کے لیے منت ترلے اس ماحول کے اندر شروع ہوئے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ جج اب کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی مشروط حمایت ہم کرتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جن میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں شامل ہیں، لیکن پہلے مذاکرات کی حدود طے کرنا ہوگا کہ مذاکرات کیسے ہوں گے۔ شبلی فراز کے اس بیان پر سینیٹر عرفان صدیقی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن نے دو ٹوک پالیسی بیان جاری کیا ہے کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور رؤوف حسن نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے۔ شبلی فراز اپنے قائدین سے پوچھ لیں پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، ہم حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح عرفان صدیقی جو حقائق کو
तोड़ मरोड़ कर पेश करने के माहिर हैं। यहाँ पर भी उनकी जानिब से इसी किस्म की हरकत का मुजाहरा किया गया, क्योंकि रऊफ़ हसन ने वाज़े किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मकसद उनको उनका आइनी किरदार बताना है। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो इमरान खान उनसे कोई डील ले रहे हैं, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का जो नेशनल मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो वापस मांग रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके उन्हें ये बात बतानी है कि आपका आइनी और कानूनी किरदार क्या है, आप आइनी और कानूनी हदूद के अंदर कैसे रह सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई डील नहीं हासिल कर रहे इमरान खान। उन्होंने कहा इमरान खान ने पॉइंट आउट किया है ये जो 3 सियासी पार्टियां हैं, जिसकी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने भी जिक्र किया कि मना कर दिया रऊफ़ हसन ने, तो उन्होंने वाज़े किया कि जनाब ये जो तीनों सियासी जमातें हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकी मदद की गई है, इनको हुकूमत दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा कर। और हमने इसे पॉइंट आउट किया है कि जिसने हमारा मैंडेट चुराया है पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM, उनके साथ हम इंगेज नहीं करेंगे। दीगर सियासी जमातों के साथ हम इंगेज कर रहे हैं। 6 जमातों से हमारा इत्तेहाद कायम हो चुका, मज़ीद जमातें भी इसके अंदर जो है वो शामिल होंगी। इमरान खान ने एक कमेटी पहले भी बनाई थी इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने के लिए, लेकिन अगर वो कुछ शराइत रखेंगे पहले से कि जनाब 9 मई के ऊपर फ़लाँ मामला कर दें, साइफ़र के ऊपर ये कर दें, फ़लाँ चीज़ के ऊपर ये कर दें, तो इस तरह से पेशगी शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान ने वाज़िया तौर पर किसी भी पेशगी शर्त के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हमाद अज़हर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान उभरते हुए रहनुमा, उन्होंने वाज़े कर दिया चंद दिनों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसका भरपूर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा इमरान खान अपनी रिहाई से पहले इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करना चाहते, साफ इनकार कर दिया, गोया इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी मुस्तरद कर दी इमरान खान ने। हमाद अज़हर ने कहा कि बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन को रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें वापस किया जाए, इसके बगैर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वाज़े कर दिया। वो जो कहते थे ना जनाब साद रफ़ीक के बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया, तो ये है वो बिल्ला, गौर से देख लें, थैले से बाहर आ चुका है। हमाद अज़हर यंग उभरते हुए रहनुमा इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है। उन्होंने वाज़े कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान की रिहाई उससे पहले अमल में नहीं आ जाती आइनी और कानूनी तरीके से, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान को रिहा नहीं कर लिया जाता, और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका जो नेशनल मैंडेट है, जो कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने पाकिस्तानी अवाम ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो दिया, जब तक वो वापस नहीं मिल जाता उस वक्त तक इमरान खान किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़े किया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से अपनी रहाई के लिए किसी किस्म की कोई बातचीत करना नहीं चाहते। और हमाद अज़हर ने इस्टेब्लिशमेंट पर इखलाकियात और एतमाद के फुकदान के हवाले से भी जिक्र किया और कहा कि 9 मई को महज एक बहाना बनाया गया है, गेंद इमरान खान के हाथ में है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सिर्फ डंडा है जो अपनी अफादियत खो चुका है। इससे पहले शहरयार अफरीदी का बयान था, रऊफ़ हसन का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। इसको अपने तरीके से पोर्ट्रे किया। जंग जियो ग्रुप ने अपने तरीके से नून लीग वाले भी लट लेकर पीछे पड़ गए। वो सियासी जमात जो 1982 से लेकर आज तक जर्नैलों की गोद के अंदर बैठी हुई है, जिसके रहनुमा नवाज शरीफ तारीख़ में कभी भी जर्नैलों के साथ डील किए बग़ैर इक़्तिदार में नहीं आए, चाहे वो 1982 हो, 85 हो, उसके बाद चाहे 90 हो या 97 हो या 2008 हो, या फिर इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत गिराए जाने के बाद गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से PDM-1 की हुकूमत हो, या फिर अभी 8 फरवरी 2024 को के धांधली ज़दा इलेक्शन के साथ बनने वाली PDM-2 की हुकूमत हो। हर दफ़ा मियाँ साहब और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से बाकायदा तौर पर डील करके इक़्तिदार में आए, और ये जनाब इमरान खान के मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब इमरान खान देखें इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। दूसरी जानिब PTI का रिलीज़ इमरान खान ट्रेन मार्च कराची से सखर रवाना, कोटरी रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में कारकुनान ने फूल निछावर किए, और हलीम आदिल शेख उनकी क़यादत में ट्रेन मार्च कोटरी से हैदराबाद की तरफ रवाना हुआ। मुख्तलिफ़ शहरों से जो है वो गुजरते हुए सखर पहुँचेगा, वहाँ इख्तिताम पजीर होगा, और इमरान खान की रहाई के लिए ये ट्रेन मार्च जो है वो किया जा रहा है।
اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم اپنی پرامن جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. پوری قوم آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے، اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اپنا جو نیشنل مینڈیٹ ان سے چھینا گیا ہے اس کو ہر صورت جو ہے وہ واپس حاصل کرے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی عوام کی حمایت کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.